अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और लास्ट क्लास तक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया था। उसके फर्स्ट टू स्टेप्स हमने कवर किए थे। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस जो कॉमन पाथवे है एरोबिक एनारोबिक के लिए, और सेकेंड लिंक रिएक्शन। अब इस लिंक रिएक्शन के एंड में हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला था जिसे हमें क्रेब्स साइकिल के अंडरगो करवाना है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। पहले हम उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी लिख लेते हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम साइकिल को समझेंगे और लास्ट में हम बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ में वो ट्रिक्स जिसमें कि सारे एंजाइम्स और सारे इंटरमीडिएट्स आई गारंटी आपको रट जाएंगे, उसके साथ हम उसे समझते हैं। तो क्रेब्स साइकिल, सबसे पहली बात, क्रेब्स साइकिल में कौन एंटर करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बना है? पायरुविक एसिड से। कहाँ बना है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पहला पॉइंट इसमें ये हुआ कि कौन सबसे पहले एंटर कर सकता है? ग्लूकोज? नहीं। पायरुविक एसिड? नहीं। एसिटाइल कोएंजाइम ए? हाँ। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये कहां पर होगी? दिस साइकिल ऑपरेट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जहां पर लिंक रिएक्शन हुआ था वहीं पर क्रेब्स साइकिल होती है। सो इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ इसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट हुए हैं हैंस क्रेब्स, जिन्होंने सबसे पहले इस साइकिल को ऑब्जर्व किया था। कबूतर यानी पिजन की जो फ्लाइट मसल्स हैं जिससे वो उड़ता है, वो वाली जो मसल्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनके सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि पिजन कबूतर एक बर्ड है, बर्ड मतलब यूकैरियोट है, उसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होगा। वहां पर उन्होंने इस साइकिल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। उन्हीं के ऑनर में इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। सो नोन एज क्रेब साइकिल बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एल्यूसिडेटेड बाय, यानी किन्होंने इसके बारे में बताया था, सब डिटेल्स बताई थी? हैंस क्रेब। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हैंस क्रेब। और कहां सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन्होंने? इन फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन, कबूतर की उड़ने वाली जो मसल्स हैं वहां पर, फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन में। नाउ इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो अब मैं इसका एक और नाम लिखती हूं, ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों? हम अभी देखेंगे कि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप जब होगा, एंजाइम लगेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिट्रिक एसिड होता है। इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, एज फर्स्ट स्टेबल, या ऐसा लिख सकते हैं एज सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। सिट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट रिएक्शन के बाद सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। TCA साइकिल, TCA का क्या फुल फॉर्म है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप्स होंगे। कितने? 3। इस साइकिल में ज़्यादातर जो कंपाउंड्स बनते हैं, हमें सबके स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने, हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना, ना इसमें टाइम वेस्ट करना है, बट जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं ज़्यादातर इंटरमीडिएट्स के पास में 3 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं। इवन सिट्रिक एसिड के पास भी 3 कार्बोक्सिल कंपाउंड्स हैं, इसीलिए इसे TCA साइकिल भी कहते हैं।
as most of intermediates have, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, have, ट्राई मीन्स 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स, इसीलिए कार्बोक्सिल ग्रुप्स. नाउ इसके तीनों नाम हमें पता चल गए. अब मैं यहां पर ऊपर लिख देती हूं क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है. इसमें जितने भी एंजाइम्स लगेंगे स्टूडेंट्स, वो सब के सब कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. तो हम वही बात लिख रहे हैं. सो ऑल एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मतलब जो फ्लूइड पार्ट उसमें घुले हुए रहते हैं. सो ऑल एंजाइम्स आर सॉल्यूएबल इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट यहां कहानी में ट्विस्ट है. क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुले हुए हैं, लेकिन एक एंजाइम इस साइकिल में लगेगा जिसे सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज बोलते हैं. हम पढ़ेंगे. वो सक्सिनेट जब बीच में बनेगा तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा, उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा. वो एंजाइम जो है वो मैट्रिक्स के अंदर घुला हुआ नहीं होता. वो कहाँ होता है? जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, ये क्रिस्टी है, ये इनर मेम्ब्रेन है. बाकी एंजाइम्स तो यहाँ घुले हुए हैं इस मैट्रिक्स में, बट वो एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके साथ अटैच्ड होता है. सो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है, सक्सिनेट dehydrogenase. This is attached with inner mitochondrial membrane. बाकी सब घुले हुए हैं except succinic dehydrogenase. It is very very important. अब इस क्रेब्स साइकिल में बेसिकली हमें क्या करना है? हमें जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना है उसके हाइड्रोजन हमें रिमूव करवाने हैं, और उन हाइड्रोजन को हम किसे दे देंगे? NAD FAD को, ताकि वो रिड्यूस होकर क्या बना ले? NADH2 FADH2, ताकि जब आगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएं तो उनसे हमें खूब सारी ATP मिले. 1 NADH2 से हमें 3 ATP मिलती है, 1 FADH2 से हमें 2 ATP मिलती है. अभी तक तो हमें बहुत नाम मात्र की ATP मिली है. 2 ATP ग्लाइकोलिसिस ने दे दी थी और 2 ATP डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल से मिलेंगी. जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कहानी पढ़ रहे हैं तो 4 ही ATP मिली है. ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से 2 ही ATP ज़्यादा है. हमें तो 36 38 इतनी सारी ATP चाहिए. वो कैसे होगा? जब NADH2 बने, FADH2 बने, वो कैसे बनेंगे? जब NAD FAD को हाइड्रोजन मिले. वो कहाँ से मिलेगा? यही एसिटाइल कोएंजाइम में देने वाला है. तो हमें इसमें बेसिकली क्या करना है? हमें यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहां से करवाने बताइए? फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए. इसी को तो फाइनली पूरा ऑक्सीडाइज करना है हमें. ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, इसी को तो और ऑक्सीडाइज करते जाएंगे. ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे ताकि CO2 H2O बने, NADH2 बने, FADH2 बने, जिनसे हमें बहुत सारी ATP मिले. सो हमें रिमूवल करवाना है हाइड्रोजन का फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर हमें क्या करना है? ट्रांसफर हाइड्रोजन टू कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स मतलब NAD FAD, इनको ट्रांसफर करना है. क्यों करना है? टू रिड्यूस देम, ताकि क्या बन जाए? NADH2 FADH2 and to produce ATP from them through ETS, टर्मिनल ऑक्सीडेशन. थ्रू टर्मिनल ऑक्सीडेशन या ETS, मतलब बेसिकली हमें इन्हें
ETS के अंदर पहुंचाना है ताकि हम वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। ये हमारा मेन मुद्दा है, ये हमारा मेन एम है कि हम इस एसिटाइल कोएंजाइम के सारे हाइड्रोजन निकालें, उन्हें NAD FAD पे पहुंचाएं ताकि खूब सारा NADH2 FADH2 बने, ताकि जब वो ETS में जाए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हमें सिंपल लिखना है कि we have to reduce them to NADH2 and FADH2 for further processing, ऐसे लिख देते हैं, NCERT की लैंग्वेज ही लिखते हैं, for further processing in electron transport system to get more and more lots of ATP। अब ये जो TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल है स्टूडेंट्स, चाहे प्रोटीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, चाहे फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, ये एक कॉमन पाथवे है जिसमें तीनों एंटर करते ही करते हैं और फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है और ATP हमें रिलीज होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये एक कॉमन पाथवे है। दिस इज अ कॉमन पाथवे। व्हाट वी कैन राइट दैट इट सर्व्स एज अ कॉमन, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एज अ कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको फैट को ऑक्सीडाइज करना है तो फैट बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम में ही बनाता है, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा और ऐसे फैट का ऑक्सीडेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट का तो हो ही ऐसे रहा है, इवन प्रोटीन का वो भी क्रेब्स साइकिल में एंटर करके ही ऑक्सीडाइज होता है। सो कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, सबके लिए, एंड फैट्स, तीनों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे होगा, एग्जैक्टली साइकिल कैसे होती है, वो हम समझने जा रहे हैं। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस साइकिल को डिस्कस करते हैं। ये साइकिल अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेप्स में दी हुई है, और प्रॉब्लम ये है कि NCERT में ये साइकिल कंप्लीट स्टेप्स में नहीं दी हुई है, वहाँ पर बीच बीच के स्टेप्स गायब हैं और एक बस ओवरऑल साइकिल है। वो कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ज़्यादातर जगह जो इसके मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो मेन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जहाँ पर 8 स्टेप्स में, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स थे, यहाँ पर 8 स्टेप्स में रिएक्शंस को शो किया गया है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो बीच बीच में कुछ अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, तो अगर हम उन्हें इंक्लूड कर लें तो 10 स्टेप्स हो जाते हैं। वैसे 8 स्टेप्स होते हैं। तो मैं आपको पहले 10 स्टेप वाली साइकिल बना रही हूँ, फिर मैं उसमें से 2 स्टेप्स हटा के आपको 8 स्टेप वाली साइकिल बताऊंगी, और जो हम ट्रिक पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, वो हम 8 स्टेप वाली TCA साइकिल का ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसी पर मेन क्वेश्चंस आते हैं। राइट, इज इट क्लियर? आइए अब हम उस साइकिल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ बोर्ड को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। TCA साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, इसका मेन मुद्दा ये है, मेन उद्देश्य ये है कि हम उस एसिटाइल कोएंजाइम को अच्छे से ऑक्सीडाइज करें, उसके हाइड्रोजन्स रिमूव करें, ताकि NADH2 FADH2 बने, और जब वो ETS में एंटर करें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो हमें बहुत सारी ATP मिले। ये कहानी शुरू हुई है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। वो जो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस उसने परफॉर्म किया, 10 स्टेप्स हुए, जिससे 2 पायरुविक एसिड्स बन गए। मैं यहाँ पर स्टोरी 1 पायरुविक एसिड की लिख रही, पर एक्चुअली 2nd पायरुविक एसिड भी सब कुछ एक बार फिर से परफॉर्म करेगा। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 क्रेब्स साइकिल रन करेंगी, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिले हैं, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिले हैं, तो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में 2 बार, मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब्स साइकिल में घूमेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब्स साइकिल में घूमेगा, 2 बार परफॉर्म होगी। हम एक बार की कहानी लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड। ये जो पायरुविक एसिड है, ये लिंक रिएक्शन में गया अंदर। कहां हो रही है ये लिंक रिएक्शन, बताइए किसको याद है? वही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में।
और इस लिंक रिएक्शन से एक पायरुविक एसिड ने एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया है। दो बना देंगे, बट हम अभी एक की स्टोरी लिख रहे हैं, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 1 CO2 यहां पर रिमूव हो गया था, इसीलिए हमने इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहा था। 1 कोएंजाइम ए यहां पर ऐड हुआ था और एक NAD रिड्यूस भी हुआ था। NAD से NADH2 बना था। इसीलिए हमने इस लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव, क्योंकि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा था। और यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ था वो मैं लिख रही हूं, किसको याद है बताइए? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैग्नीशियम आयंस थे, कोएंजाइम ए है, NAD है, TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट है, लिपोइक एसिड है, ये सब कुछ इसका पार्ट था। ये लिंक रिएक्शन हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिटेल में अच्छे से इसको लिख चुके हैं, तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रही हूँ। मेरी हैंडराइटिंग वैसे बड़ी बड़ी है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं साइकिल एक साथ बनाने की। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ए है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, बट जो पहला रिएक्शन के बाद कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनेगा, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल का है, वो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आप इमेजिन करिए, मान लीजिए कि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए हैं, 2 कार्बन 2 लाख रुपए, लेकिन मुझे जो बिजनेस शुरू करना है उसके लिए मुझे 6 लाख रुपीस चाहिए, यानी 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है। तो मैं क्या करूँगी? मुझे 4 लाख क्या करने पड़ेंगे? उधार लेने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा, या तो बैंक से लूँ या घर वालों से लूँ, किसी फ्रेंड से लूँ, लेकिन लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसको अभी भी 4 कार्बन चाहिए, इसके पास 2 ही कार्बन है, इसे 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जिसे कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, कैपिटल OAA। ये उसको बोलता है कि यार तुम्हारे पास में 4 कार्बन है, मुझे 4 कार्बन की ज़रूरत है, तो मुझे अपने 4 कार्बन दे दो। ये बोलता है ठीक है, ले लो, मेरे पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं है, बहुत हेल्पफुल है ये। तो इसने इस एसिटाइल कोएंजाइम को अपने 4 कार्बन दिए, और जब इसने ये दिए तो फर्स्ट कंपाउंड बना, कितने कार्बन का होगा वो? 6 कार्बन का। कौन सा बना? सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड, या जिसे सिट्रेट भी कह सकते हैं। दिस इज 6 कार्बन। इस रिएक्शन में क्या हुआ है बताइए? क्या यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है? नहीं। तो क्या ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है? नहीं। क्या यहां पर CO2 रिमूव हुआ है? नहीं। क्या ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है? नहीं। क्या ये ऑक्सीडेशन है? नहीं। क्या ये रिडक्शन है? नहीं। ये क्या है? ये कंडेंसेशन है। 4 कार्बन और 2 कार्बन ज्वाइन हो गए, कंडेंस हो गए। तो ये कैसे टाइप की रिएक्शन है? दिस इज कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कौन सा लगेगा? बड़ा आसान है, याद रखना। सिट्रिक एसिड बनना है, सिट्रिक एसिड को बनाना है, सिट्रेट को बनाना है। एंजाइम कौन सा होगा? सिट्रेट सिंथेज। तो यहां पर एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। बहुत आसान है, सिट्रेट सिंथेज, क्योंकि सिट्रेट को बनाना है। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलकर सिट्रिक एसिड बना रहे हैं, इसमें कोएंजाइम ए नहीं है, यानी कोएंजाइम ए क्या हो गया? रिमूव हो गया मैट्रिक्स के अंदर ही, और फिर ये यूज किया जाएगा, और फिर और पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये रीयूज हो जाएगा। और इस समय पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, याद रखना, बट हाँ पता होना चाहिए। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, यानी 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड के साथ कंडेंस किया, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम लगा, एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हुआ, और सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड बन गया। अब जो ये सिट्रिक एसिड है, ये ये पहला स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें भी 3 COOH ग्रुप हैं, इसीलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं।
ये जो सिट्रिक एसिड है ये आइसोमेराइज होता है, यानी अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है, जिसे आइसोसिट्रिक एसिड कहेंगे या आइसोसिट्रेट कहेंगे। ये सेकेंड स्टेप है। लेकिन इसके बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसे मैं अब लिख रही हूं। ये जो सिट्रिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट होता है सिस अकॉनिटेज में, सिस अकॉनिटिक एसिड या अकॉनिटेट, सिस अकॉनिटेट। ये सिट्रेट है, ये सिस अकॉनिटेट बनाता है, और ये सिस अकॉनिटेट जो है ये फिर आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड, एक ही बात है, आइसोसिट्रेट बना देगा। अब देखिए, ये इसे मैं बॉक्स में नहीं डाल रही हूं। क्यों नहीं डाल रही हूं इसे बॉक्स में? क्योंकि एक्चुअली बुक्स में, काफी सारी बुक्स में ये 2 स्टेप्स नहीं होते, इसे एक ही स्टेप मानते हैं। सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनता है बिकॉज बेसिकली ये दोनों स्टेबल हैं, ये तो अनस्टेबल है बीच में, और ये रिएक्शन क्या हो रही है? आइसोमेराइजेशन। दिस इज टोटल, अगर हम स्टेप नंबर 2 की बात करें, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनना, यहां पर आइसोमेराइजेशन हो रहा है। सो यहां पे स्टूडेंट्स कौन सा रिएक्शन, ये क्या है? आइसोमेराइजेशन। सेकेंड स्टेप आइसोमेराइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों स्टेप्स में जो एंजाइम है वो कॉमन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? अकॉनिटेज। देखो इससे अकॉनिटिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम है? अकॉनिटेज। और अच्छी बात क्या है, खुशी की बात, कि यहाँ भी कौन सा एंजाइम है? अकॉनिटेज। इन दोनों में ही आयरन का रोल होता है, Fe2+ का रोल होता है, इधर भी इधर भी। क्या होता है देखो, यहां जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है ना, वो एक बार रिमूव होता है, ये रिमूव हुआ और वो फिर ऐड हो जाता है, यानी कोई एक्स्ट्रा वाटर एक्चुअली ऐड नहीं हुआ है। यही जो ऐड हुआ था जब सिट्रिक एसिड बना था, वो एक बार रिमूव हुआ और रिमूव होके वापस ऐड हो गया, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड स्टेप में सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। ये सिर्फ आइसोमर है इसका, यानी कोई कार्बन का लॉस नहीं हुआ, कोई कार्बन का एडिशन नहीं हुआ है। 6 कार्बन से 6 कार्बन ही अभी भी बना रहा। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे 5 कार्बन कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है समझना। उस 5 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो, एक से थोड़ा सा नीचे लिखती हूं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, एक ही बात है। कितना कार्बन है ये? 5 कार्बन है। अब समझिएगा, अगर ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 1 कार्बन का लॉस हुआ है, और वो 1 कार्बन किस फॉर्म में रिलीज हुआ होगा? CO2 के फॉर्म में। अब बुक्स में कैसे लिखा रहता है, इसके बाद सीधे स्टेप होता है और इसमें से CO2 रिलीज कर देते हैं। बट एक्चुअली सिर्फ CO2 रिलीज नहीं होता है स्टूडेंट्स, एक चीज और होती है इसके साथ में, कि यहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर भी क्या रिलीज होगा? NAD, हाइड्रोजन रिलीज होंगे, NAD उसको पकड़ेगा और NAD किस में कन्वर्ट होगा? NADH2 में। यानी यहां पर 2 चीजें होंगी, यहां पर NADH2 में कन्वर्ट होगा या NADH+H+, वो एक ही बात है, और साथ में CO2 भी रिलीज होगी। यानी 2 काम हो रहे हैं, एक आइसोसिट्रेट में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और एक डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन, या हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन, सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन, एंड डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इस स्टेप में, जो स्टेप नंबर 3 है। लेकिन इनके बीच में भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब मैं इसे कंप्लीट करती हूं, ये लाइन खींची मैंने। तो एक्चुअली पहले आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना, अनस्टेबल है। इस समय पर
डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी एंजाइम कौन सा लगेगा, डिहाइड्रोजिनेज लगेगा। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एक CO2 रिमूव होगा, और जब ये CO2 रिमूव होगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है इस समय पर, तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाएगा। बट बुक्स में आइसोसिट्रेट से सीधे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना देते हैं, इसे थर्ड स्टेप लिख देते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक CO2 रिलीज हो गई है और एक NADH2 मिल गया है, जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो हमें 3 ATP देगा। इतना समझ में आया? वाटर का कुछ भी नहीं हुआ है। अब इस 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। उस 4 कार्बन कंपाउंड को कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और ये सक्सिनिक एसिड की तरह 4 कार्बन कंपाउंड है। अगर ये 4 कार्बन कंपाउंड है तो दोबारा ये 5 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड बनना है, इसका मतलब जरूर क्या रिलीज होगी, एक CO2, ये रिलीज हो गई, फिर से एक CO2 रिलीज हो गई है। और जब CO2 रिलीज हो रही है, इस स्टेप में क्या हुआ था, CO2 रिलीज हुई थी और NAD रिड्यूस हुआ था। यहां पर भी CO2 रिलीज हुई है और एक NAD को हम रिड्यूस करवा देते हैं, ये रहा NADH2 लिख देती हूं मैं। और कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना है, तो यहां पर कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट हो गई। इस एंजाइम को क्या नाम दोगे, यहां एंजाइम क्या था, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां एंजाइम को नाम क्या दोगे, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। वेरी सिंपल। आइए मैं यहां लिखती हूं, यहां पर जो एंजाइम लगेगा, दिस इज रिएक्शन नंबर 4। ये भी, इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, वही, दिस इज ऑल्सो व्हाट, ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव, और CO2 रिमूव हो रही है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नंबर 4 रिएक्शन। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीडेशन मतलब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, NAD में ऐड हो रही है, तो NAD का रिडक्शन हो रहा है, NAD रिड्यूस हो रहा है, बट इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंजाइम कौन सा लगेगा, आइए यहां नाम लिखते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज हो गया। अब इसके बाद ये 4 कार्बन बन गया, अब हमें साइकिल है, ये हमें फिर से 4 कार्बन पे पहुंचना है, तो अब जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, जो भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो सारे 4 कार्बन ही होंगे। इस सक्सिनाइल, यानी अब क्या CO2 रिलीज होगा, नहीं, अब कोई CO2 रिमूव नहीं होगा, क्योंकि 6 कार्बन से पहले 6 कार्बन बना, फिर 5 कार्बन बना, एक CO2 रिमूव हो गया, 5 कार्बन से 4 कार्बन बना, एक और CO2 रिमूव हो गया। अब सारे 4 कार्बन ही रहेंगे, क्योंकि भाई हमने एसिटाइल कोएंजाइम में से CO2 तो सारे निकाल दिए, 2 कार्बन थे इसके पास, हमने दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, देखो CO2 बाहर निकल गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन उधार भी तो देना है वापस, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी तो दोबारा बनाना है, वरना क्या होगा, अगर इसको दोबारा नहीं बनाया तो धीरे धीरे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस तो होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, लिंक रिएक्शन भी होगी, एसिटाइल कोएंजाइम में भी बनेगा, पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्रेब्स साइकिल रुक जाएगी, तो हमें इसे भी तो दोबारा रीजनरेट करना है। तो अब सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, 4 कार्बन, यानी अब कोई CO2 रिलीज नहीं होगी, और जहां जहां CO2 मिली है वहां वहां पर हमको एक एक NADH2 भी मिल गया है, जहां जहां CO2 मिली। अभी तक बस यही हुआ है इंपॉर्टेंट। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, इससे बनेगा सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, एक ही बात है। सो सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन हैं, ये भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन। इससे बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड, एक ही बात है, कितने कार्बन होगा बताइए, अगेन 4 कार्बन। इससे बनेगा मैलिक एसिड या मैलेट, बताइए कितने कार्बन होगा, सेम कहानी, 4 कार्बन होगा।
और इससे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, राइट। ये सारे स्टेप्स सारी बुक्स में कॉमन है। मेन डिफरेंस कहाँ आया था? इन वाले स्टेप्स में। ये बुक्स में सिट्रिक एसिड को डायरेक्ट कन्वर्ट किया था किसमें? आइसोसिट्रेट में। और आइसोसिट्रेट को डायरेक्ट कन्वर्ट किया था किसमें? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। बाकी सब कुछ सारी बुक्स में सेम है। मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अब कहानी क्या है? 2 CO2 निकल चुके हैं, 2 NaDH2 निकल चुके हैं, एक पानी का यूज हो चुका है अंदर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनाना है। सबसे पहले कोएंजाइम ए को तो रिमूव करना पड़ेगा। चलिए हटा देते हैं, ये CO कोएंजाइम ए निकल गया बाहर, क्योंकि कोएंजाइम ए हट जाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनाना है, ये रिमूव हो गया। यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी इसके अंदर जो एनर्जी है उसमें जो GDP है, जैसे ADP होता है एडेनाइन डाइफॉस्फेट, ऐसे ही GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़ी हुई है, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा। तो अब ये रिएक्शन क्या है? फॉस्फोराइलेशन होगा। यहां पर मैं लिखती हूं, दिस इज, अब होगा सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation, and this is step number 5. ATP नहीं बन रही है, क्या बन रहा है? GDP में एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो GTP बना। तो सबस्ट्रेट लेवल में GDP से GTP बनता है, और ये GTP जो है फिर ये अपना फॉस्फेट ADP को दे देगा, ADP, और उस ADP से फिर ATP बन जाएगी। तो इसने क्या किया है? इसने ADP को कन्वर्ट कर रहा है, ये GTP ATP में, राइट। इस GTP ने ADP को कन्वर्ट कर दिया ATP में। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? 1 ATP। पर ये कैसे मिली है? डायरेक्टली नहीं मिली है। पहले GTP बना है, उसने ADP को अपना फॉस्फेट दिया और ATP बना। यानी हो क्या रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मिली क्या हमको? डायरेक्ट मतलब पहले GTP और फिर ATP। यहाँ NaDH2 नहीं मिला, ये डायरेक्ट मिली है, सबस्ट्रेट लेवल मिला है वाया GTP। यानी इसे ऐसा नहीं है कि ETS में जाएगा तब एनर्जी मिले। देखो NaDH2 FADH2 क्या है? चेक की तरह। आप बैंक में जाओगे, चेक डिपॉजिट करोगे, तब आपको पैसा मिलेगा। और ये क्या है? ये नगद है, ATP, डायरेक्ट कैश मिल रहा है हमें। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, ये इसे कन्वर्ट होना है फ्यूमरिक एसिड में। पहले यहाँ के एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम कौन सा होगा? देखो 2 नाम हो सकते हैं एंजाइम के। एक नाम लिख कर आता है सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज। तो मैं यहाँ पर इस 5th रिएक्शन के एंजाइम का नाम लिख रही हूँ सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज, या इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स, इसे सक्सिनेट थायोकाइनेज भी कहते हैं। सक्सिनेट, दोनों में से जो भी नाम आए। थायोकाइनेज, काइनेज याद आया आपको? काइनेज, हेक्सोकाइनेज, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, ATP यूज हुई थी। थायोकाइनेज क्योंकि यहाँ GTP यूज हो रही है और ATP बन रही है, तो काइनेज एंजाइम भी नाम देते हैं। अब इस सक्सिनिक एसिड से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है फ्यूमरिक एसिड। कौन सा एंजाइम लगेगा? दिस इज रिएक्शन नंबर 6। एंजाइम है फ्यूमरेज, और यहां पर फ्यूमरेज एंजाइम जो है वो ऐड होता है। ये जो फ्यूमरेज एंजाइम है स्टूडेंट्स, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट फ्यूमरिक एसिड तोड़ना थोड़ी ना है अभी। फ्यूमरेज तो वहां लगेगा जब फ्यूमरिक एसिड टूटेगा, अभी नहीं लगेगा। यहाँ पे तो फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यानी जो FAD पड़े, NAD नहीं, FAD, ये जो सक्सिनिक एसिड है ये अपने 2 हाइड्रोजन इस FAD को देगा। तो ये FADH2 या FADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है स्टूडेंट्स, तो ये 2 ATP हमें दे सकता है, पर अभी नहीं दे रहा है। यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर स्टेप नंबर 6 में
मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर तो लिखती हूँ कि क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। और एंजाइम कौन सा लगेगा, डिहाइड्रोजिनेस। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जब NAD रिड्यूस हुआ था तो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम था, क्या नाम था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ क्या नाम था, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। तो बताइए यहाँ क्या नाम होगा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। या मैं क्या लिख सकती हूँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ठीक है। अब फ्यूमरिक एसिड से जब मुझे, एक सेकेंड चौक चेंज कर लेते हैं, जब मुझे फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड बनाना है, मुझे फ्यूमरिक एसिड को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, रिएक्शन नंबर 7, वहां पर एंजाइम होता है फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम है, फ्यूमरेज एंजाइम है। और इस समय पर स्टूडेंट सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल। अभी तक एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ था यहां पे, यहां तो वो रिलीज हुआ और वापस ऐड हो गया, यानी नेट बैलेंस 0 हो गया। तो 1 ऐड हुआ है और कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल को अभी तक हमने नहीं पढ़ा, यहां सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो गया है। अब इस मैलिक एसिड से हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना है, लास्ट स्टेप है, यानी स्टेप नंबर 8 है। यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहां पर भी मैलिक एसिड अपने 2 हाइड्रोजन गिफ्ट करेगा NAD को और कन्वर्ट करेगा उसे NADH+H+ में। हमें फिर एक और NADH मिल गया। चलिए अब आप मुझे इस एंजाइम का नाम लिखवाइए, क्या नाम लेंगे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। वेरी सिंपल, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। और वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिल गया, यानी हमने फिर से वो उधार वापस कर दिया ताकि हम दोबारा उधार मांग सकें। ये है पूरी की पूरी क्रेब साइकिल, और ये कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सारे एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं मैट्रिक्स में घुले हुए हैं, एक्सेप्ट ये रहा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे मैंने कहा था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड या सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, ये वाला एंजाइम। बाकी सब मैट्रिक्स के अंदर घुले हुए हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं क्या हुआ। एसिडाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन के थ्रू बना, एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम में बना है, 2 कार्बन कंपाउंड है, हमें 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है, तो इसने 4 कार्बन कहां से उधार लिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ये दोनों आपस में कंडेंस हुए तो रिएक्शन है कंडेंसेशन, फॉर्म होगा सिट्रेट, तो एंजाइम लगेगा सिट्रेट सिंथेज। तो आइए मैं पहले एंजाइम का, मैं ऐसा करते हैं, पहले प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, और मैं एंजाइम का नाम लिखती हूं यहां पर उसके लिए सिट्रेट सिंथेज। ये एंजाइम हो गया फर्स्ट रिएक्शन। चलिए यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। सेकेंड रिएक्शन में सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होना है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है ये। यहां पर आयरन का रोल होता है Fe2+ का, वाटर जो ऐड हुआ था वो एक बार निकलता है, एक बार ऐड हो जाता है, बीच में सिस अकोनिटिक एसिड बनता है और फिर फाइनली आइसोसिट्रेट बनता है। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, आइसोसिट्रेट। ऑफ कोर्स बीच में क्या बना है, सिस अकोनिटिक एसिड। एंजाइम कौन सा लगा, दोनों में ही अकोनिटेज एंजाइम लगा। आइए थर्ड रिएक्शन पर आते हैं। अभी भी 6 कार्बन कंपाउंड है, अब यहां पर फर्स्ट पहला कार्बन रिमूव करना है, 5 कार्बन कंपाउंड बनाना है विच इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इस समय पर एक CO2 रिमूव होगा, एक NAD का रिडक्शन होगा, बीच में एक्चुअली ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनता है। तो अब मैं यहां पर लिखती हूं थर्ड रिएक्शन में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा, बीच में बन रहा है ऑक्सैलो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, एक ही बात होती है। यहां पर CO2 रिमूव हो रहा है यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, NAD का रिडक्शन हो रहा है
यानी वैसे ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। एंजाइम कौन सा लगेगा? आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं यानी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। थर्ड रिएक्शन हो गई। अब फोर्थ पे आते हैं। ये 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन है, अल्फा कीटो 5 कार्बन हो गया। अब इससे जस्ट इमीडिएट रिएक्शन में हमें एक और CO2 रिमूव करना है। जहां CO2 रिमूव हो रहा है वहां पर NADH2 भी बन रहा है। अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहां पर 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। एक कोएंजाइम ए ऐड भी हुआ होगा। यहां पर एंजाइम कौन सा लगेगा? फिर से डिहाइड्रोजिनेज, बट अब उसका नाम क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट नाउ ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है अब ये कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में। यहां पर जो एंजाइम लगेगा या तो सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज कहते हैं उसे, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज, या उसे सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट थायोकाइनेज भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स डायरेक्ट हमें 1 GTP मिला है जो आगे जाकर 1 ATP बनवा देगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहां पर। नाउ नेक्स्ट, अब सारे 4 कार्बन हैं। 6th रिएक्शन में ये सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ है फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट में। अगेन 4 कार्बन। यहां पर फिर FAD रिड्यूस होगा, यानी एंजाइम कौन सा लगेगा? सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यही एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 7th मैं यहां लिखती हूं, इस फ्यूमरेट को हम कन्वर्ट करेंगे मैलिक एसिड यानी मैलेट में। अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। यहां पर फ्यूमरेट को तोड़ना है, एंजाइम लगेगा फ्यूमरेज, फ्यूमरेज, और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है यहां पर। एक वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्शन जब सिट्रेट बना था तब ऐड हुआ था, और एक वाटर मॉलिक्यूल जब मैलेट बनता है यानी CM चीफ मिनिस्टर जब बनते हैं तो पानी पीना पड़ता है। नाउ लास्ट रिएक्शन में इस मैलेट को हम वापस कन्वर्ट कर देंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। यहां पर फिर मैलेट में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, NADH2 बनेगा यानी कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिडाइल कोएंजाइम के नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो 8 मेन स्टेप्स हैं यहां पे। CO2 कितने निकल रहे हैं? 2, क्योंकि 6 कार्बन से 5 कार्बन और 4 कार्बन बनाना है, 2 CO2 निकलते हैं। कहां पर? स्टेप नंबर 3 एंड 4 में। कितने NADH2 बने हैं? एक तो वही सेम स्टेप नंबर 3 और 4 में, और एक लास्ट स्टेप में। 2 NADH2 तो कहां निकले? जहां CO2 निकल रही है, और एक निकल रहा है लास्ट स्टेप में मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और FADH2 कहां कहां निकला है? एक ही स्टेप में जब फ्यूमरेट बना था। देखो F से फ्यूमरेट, F से FADH2। तो हम क्या लिख सकते हैं? CO2 रिलीज्ड। कौन से स्टेप्स में बताइए? पहला स्टेप है सिट्रिक एसिड बन रहा है, सेकंड स्टेप है आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है। यहां तो 6 कार्बन से 6 कार्बन बना है। पहले रिएक्शन में कंडेंसेशन हुआ है, सेकंड रिएक्शन में आइसोमेराइजेशन हुआ है, कोई CO2 नहीं निकलेगा। CO2 निकलेगा स्टेप नंबर 3 एंड 4 में। जब 6 कार्बन से 5 कार्बन यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा, या 5 कार्बन से 4 कार्बन यानी सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, NADH2 रिलीज कहां हो रहा है, या कहें NAD रिड्यूस कहां हो रहा है? जहां CO2 निकल रहा है वहां तो हो ही रहा है, और एक लास्ट स्टेप में यानी 8th स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FADH2 कहां रिलीज हो रहा है, या हम कहें FAD रिड्यूस कहां हो रहा है? FADH2 रिलीज कौन सा स्टेप है? ये वाला स्टेप, स्टेप नंबर 6, जब फ्यूमरेट फॉर्म हो रहा है या सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बन रहा है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6। ये पूरी समरी हो गई।
अब एक और इस पे क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि डायरेक्ट एटीपी कहाँ बन रही है। एक्चुअली पूरी डायरेक्ट तो नहीं है, पहले जीटीपी बनेगी लेकिन फिर एटीपी बनेगी, ईटीएस में नहीं जाना है। ये कहाँ हो रहा है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, यानी स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में। तो 3 और 4 में CO2 और NADH2 निकल रहा है, 5 में डायरेक्ट ATP मिल रही है ऑफ कोर्स वाया GTP, और 6th में FADH2 रिलीज हो रहा है, और लास्ट में फिर NADH2 रिलीज हो रहा है। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करिए। फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ इस साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, ये कहानी एक पायरुविक एसिड से जो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए उसकी है, लेकिन अगर हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने हैं। यानी वो सेकेंड वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो भी तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, यानी कि उससे भी हमें इतनी ही NADH2, FADH2, ATP, CO2 वो सब कुछ मिलेगा। राइट, तो अब हम लिखते हैं दैट फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज, हमेशा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स, बताइए कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं तो 2 बार ये क्रेब्स साइकिल चलेगी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 क्रेब्स साइकिल में, फ्रॉम 1 क्रेब्स साइकिल हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है, कितने CO2 मिले हैं, 2, CO2 into 2। हमें कितने NADH2 मिले हैं बताइए, NADH2 या NADH प्लस, एक ही बात है, बताइए। 2 तो इन्हीं स्टेप्स में मिले, स्टेप नंबर 3 और 4 जहां पे CO2 निकल रहा है, और एक लास्ट स्टेप में मिला है यानी 3 मिले। हमें कितने FADH2 मिले, एक ही जगह मिला था जब फ्यूमरेट बना था सक्सिनिक एसिड से, यानी 1। और हमें कितने ATP मिले हैं वाया GTP, पहले GTP बना फिर ATP बना, बताइए कितने, 1। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना, 1। यानी अगर मुझे टोटल कैलकुलेशन करना है, एनर्जी गेन की मैं बात करूं, एनर्जी गेन, टोटल एनर्जी गेन ETS में जाने के बाद, आफ्टर ETS, वैसे तो हमें क्रेब्स साइकिल से कितना मिल रहा है, 2 CO2 मिल रहा है और 1 ATP मिल रही है एक क्रेब्स साइकिल से। लेकिन अगर सपोज पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, ETS में गए, तो हमें कितनी ATP मिलेंगी, देखिए यहाँ पर 1 NADH2 ETS के बाद में, जब ETS में एंटर करता है तो 3 ATP देता है, पर हमारे पास 3 है तो कितने हो जाएंगे, 3 3 9 ATP। और ऐसे ही 1 FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे जाएगा तो 2 ATP देता है, हमारे पास कितना है, 1 ही है, तो कितनी मिलेंगी, 2 ATP। यानी टोटल अगर ETS हो गया, आफ्टर ETS कितनी ATP मिलेंगी, 3 3 3 9, 9 प्लस 1 से 2 मिल जाएगी, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 ATP फ्रॉम 1 क्रेब्स साइकिल, फ्रॉम 1 क्रेब्स साइकिल। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर क्रेब्स साइकिल के अंदर गया है, क्रेब्स साइकिल में गया है, एक्चुअली कितनी क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होंगी, इनटू 2, 2 क्रेब्स साइकिल, क्योंकि 2 पायरुवेट हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, तो आपको कितने CO2 मिलेंगे, अब बताइए कितने CO2 मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सब चीज़ डबल हो जाएगी, 4 CO2 मिलेंगे। 3 NADH2 नहीं मिलेंगे, 3 2 6 NADH2 मिलेंगे। 1 FADH2 नहीं मिलेगा, 1 into 2 2 FADH2 मिलेंगे। 1 ATP नहीं मिलेगी,
सॉरी यहाँ नहीं, 1 ATP नहीं मिलेगी, 1 इंटू 2 2 ATP, क्योंकि 2 GTP बनेंगे तो 2 ATP मिलेगा। यानी यहाँ पर टोटल गेन कितना होगा, 6 से कितना मिलेगा, 6 3 जा 1 से 3 ATP मिलता है तो 6 से कितना मिलेगा 18 ATP। 1 से 2 मिलता है तो 2 से कितना मिलेगा 2 2 जा 4 ATP। टोटल कितना मिलेगा 18 + 4 22 + 2 24 ATP। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे हम, 1 Krebs साइकिल से 12 ATP फ्रॉम 1 Krebs साइकिल, 1 एसिटाइल कोएंजाइम में 1 पायरुविक एसिड 12 ATP। लेकिन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल या 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 Krebs साइकिल कितना मिलेगा 24 ATP। 24 ATP ETS के बाद। बट सिर्फ अगर हम Krebs साइकिल से सबस्ट्रेट लेवल पर हमें कितना मिलेगा टोटल, अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो 2 Krebs साइकिल ऑपरेट होंगी। हर Krebs साइकिल में 1 ATP मिलेगा। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बन रहा है तो 2 से 2 मिल जाएगा बस। तो ग्लाइकोलिसिस में भी 2 ATP मिल रही थी, 2 NADH2 मिल रहे थे। Krebs साइकिल में भी 2 ATP मिल रही हैं और 6 NADH2 और 2 FADH2 भी मिल रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखते जाइएगा, इन सब को हम बाद में लिंक करेंगे। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द एनर्जी गेन। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स 2 हमें मिले हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2H2O, ऐसा लिख देते हैं H2O × 2, यानी टोटल 4 हो जाएंगे। बट एनीवेज मैं इसको अभी हटा देती हूँ, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम डायरेक्ट रिएक्शन में लिख लेंगे। आप इसको नोट करिए, फिर हम एंजाइम्स की और इंटरमीडिएट्स की ट्रिक लर्न करते हैं। प्लीज नोट दिस। चलिए आइए अब हम इसकी ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ट्रिक ये है कि मैंने मेरे ऑफिसर से पूछा कि सर क्या मैं सामान को, सब्सटेंसेस को पैसे के लिए, पैसे के बदले, मनी के बदले बेच सकती हूँ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। क्या मैं सब्सटेंसेस को मनी के लिए सेल करती रहूं ऑफिसर? बस यही हमारी ट्रिक है। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस? बस हमें एक सेंटेंस याद कर रखना है, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर? वेरी सिंपल, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर? बस यही हमारी ट्रिक है। आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। कैन मीन्स सी मीन्स सिट्रेट, आई मीन्स आइसोसिट्रेट, कीप मीन्स कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हम कीटो से स्टार्ट कर रहे हैं। सेलिंग मीन्स सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सब्सटेंसेस मीन्स सक्सिनेट, फॉर मीन्स फ्यूमरेट, मनी मीन्स मैलेट एंड ऑफिसर मीन्स ऑक्सैलोएसिटेट। यहां पर ये 2 ऐसे एक साथ हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। बड़ी आसानी से आपको इसकी ट्रिक याद करवाती हूं। पहली बात, सक्सिनेट इज ऑलवेज लेट, एट इज ऑलवेज लेट। लेट मीन्स ये बाद में आएगा, पहले कोएंजाइम में आएगा। या दूसरा एक और तरीका, सक्सिनिक एसिड मतलब सक्सेस कब मिलती है? जब पहले कोशिश करोगे, कोशिश कोएंजाइम में पहले कोशिश करो, जब कोशिश करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सिनेट। और जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको FM पे बुलाया जाएगा, FM रेडियो पे बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया जाएगा? ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में बुलाया जाएगा। सो पहले कोशिश करते हैं, फिर सक्सेसफुल होते हैं, तो पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम में आएगा, फिर सक्सिनेट आएगा, फिर हम FM पर आ जाएंगे, ओवर इंडिया। सो दिस इज द ट्रिक, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर? आप इसे नोट करिए और फिर हम एंजाइम्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक लिख लेंगे। प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, एंजाइम के लिए ट्रिक्स पढ़ने के पहले आइए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल से हमें क्या क्या मिला, तो आप क्या कहेंगे? मैम वही जो 1 Krebs साइकिल से हमने पढ़ा है, यानी 2 CO2 मिले, हमें 3 NADH2 मिले, हमें 1 FADH2 मिला और हमें 1 ATP मिली। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर आपको एसिटाइल कोएंजाइम का लगातार ऑक्सीडेशन करना है, क्योंकि आप उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, यानी आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं,
तो आपको लगातार क्या चाहिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो एनसीईआरटी की लाइन है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फॉर कंटिन्यूअस, वरना क्या होगा अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसीलिए तो साइकिल है, अगर वो नहीं बना बार बार तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितना भी बनेगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, एटीपी नहीं बन पाएंगी। सो फॉर कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी, लेट मी राइट 1 सेकेंड, देयर शुड बी कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट, यानी लगातार बार बार क्या बनाना है हमें, रिप्लेनिश करना है, किसे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टीसीए साइकिल। इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, फर्स्ट मेंबर कह सकते हो आप, फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल। और क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हमें कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन कराना है तो एक तो हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बार बार बनाना है, और दूसरा हमें NAD और FAD भी लगातार चाहिए। सारा NAD और FAD अगर NADH2 FADH2 में कन्वर्ट हो गया और मान लो उससे वापस रीऑक्सीडाइज होकर हमें NAD FAD नहीं मिला तो फिर ये साइकिल फिर अटक जाएगी। तो हमें एक चीज और चाहिए, नंबर 1 एक तो ये चाहिए, और नंबर 2 continuous reoxidation of NADH2 and FADH2 into NAD FAD रिड्यूस होकर ये बने थे, इन्हें ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा into NAD and FAD रिस्पेक्टिवली, यानी NADH2 से NAD बनेगा, FADH2 से FAD बनेगा। तो इनका भी कंटिन्यूअस सप्लाई हमें लगातार चाहिए। हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लगातार चाहिए जो हमने देखा कैसे बन रहा है, हमें NAD FAD लगातार चाहिए जो कैसे होगा, कैसे NADH2 से NAD बनेगा, FADH2 से FAD बनेगा वापस से, और इस प्रोसेस में कैसे ATP 3 ATP यहाँ 2 ATP यहाँ कैसे निकलेंगी, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम उस एंजाइम्स वाली ट्रिक को नोट करेंगे। आइए ट्रिक लिखते हैं, मैं इसे रिमूव कर देती हूं। यहां हमारे एंजाइम्स हैं सीरियल ऑर्डर में, हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रिक है सो एट डिस्को, डिस्को पे क्या हुआ, सो एट डिस्को डेविल, डिस्को में जाके सब डेविल हो जाते हैं। डेविल ने सिप कर ली, क्या कर लिया, सिप्ड डाउन 5 ड्रिंक्स, 5 ड्रिंक्स पी गया। सो एट डिस्को डेविल सिप्ड डाउन 5 ड्रिंक्स। ये हमारी ट्रिक है। अब इसे कैसे हम एंजाइम के साथ फिट करेंगे देखिएगा, बड़ा आसान है। इसमें जितने भी एस हैं 1 2, दोनों एस किसके लिए हैं, एस मीन्स सिंथेज, और इसमें जितने भी डी हैं, डी वो डिहाइड्रोजिनेज के लिए हैं। जैसे एक ये डी है, इधर एक डी है, डाउन डी है, और ड्रिंक्स डी है। ये सारे दीज डी, ऑल डी, डी इज इक्वल टू डिहाइड्रोजिनेज। देखिए कितना आसान हो जाएगा अभी ये याद करना। इसके अलावा हमें सिर्फ 2 याद करने हैं। ये ए का मतलब है अकॉनिटेज, ए से हमें ये याद रखना है, और एफ से हमें याद रखना है फ्यूमरेज। क्या याद रखना है, एफ से फ्यूमरेज। बस ये 2 हमें याद रखने हैं, बाकी बहुत आसान है। बाकी देखिए बचे हुए सब एस हैं या डी हैं, बस सबस्ट्रेट आगे लगा दीजिए। आइए चेक कर लेते हैं। पहला एस सिंथेज होगा और सिट्रेट बन रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये देखिए सिट्रेट सिंथेज।
ए से अकॉनिटेज, डी मतलब डिहाइड्रोजिनेज, पर कौन डिहाइड्रोजिनेज किस पर काम कर रहा है? आइसोसिट्रेट पे। पहले सिट्रेट से यहां बना सिट्रेट, अकॉनिटेज ने सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन होना है, ये देखिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एक और डेविल है, डी है, यानी अगेन डिहाइड्रोजिनेज, पर अब क्या बन चुका है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो कौन सा एंजाइम होगा? अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। एस से सिंथेज होगा, कौन सा? सक्सिनाइल कोएंजाइम है सिंथेज, ये देखिए सिंथेज, थायोकाइनेज भी नाम है। डी से फिर डिहाइड्रोजिनेज होगा, कौन सा डिहाइड्रोजिनेज? अब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनना है, यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एफ से फ्यूमरेज, ये बनाया हुआ है हमने फ्यूमरेज। और डी से फिर डिहाइड्रोजिनेज है, बट अब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी कौन सा डिहाइड्रोजिनेज है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बड़ी आसानी से इस ट्रिक से, सो एट डिस्को डेविल सिप्ड डाउन 5 ड्रिंक्स, और इंटरमीडिएट्स के लिए कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, हम सभी कुछ सारे एंजाइम्स याद कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप सिट्रिक एसिड सिंथेसिस से शुरू हुआ था, और लास्ट स्टेप में हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया था। लगातार ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना है, लगातार NAD और FAD फिर से फॉर्म करने हैं, और खूब सारी ATP हमें चाहिए। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को लास्ट की तरफ लेके जाते हैं। हम लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को मिलाकर एक रिएक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि NCERT में इसी तरह से वो रिएक्शन है। यहाँ पर आप मुझे लिखवाएंगे अब कि अगर मैं 1 पायरुविक एसिड की कहानी लिख रही हूँ 1, और मैं उसे लिंक रिएक्शन में भेजूंगी तो मुझे क्या क्या मिलेगा बताइए। जब 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम A, और साथ में कोएंजाइम A यहाँ ऐड होता है, प्लस CO2 रिलीज होता है, यानी मुझे क्या मिलेगा? एक CO2 मिलेगा, प्लस एक NAD प्लस यूज होगा, मैं एक की बात कर रही हूँ, एक NAD प्लस यूज होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक NADH प्लस प्लस 1H प्लस, या 1 NADH2 भी लिख सकते हैं अपन। ये लिंक रिएक्शन हो गई, कोई ATP फॉर्म नहीं हो रही है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो नेचुरली ये तो अब मिलेगा नहीं, फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है ना, ये तो साइकिल चलती रहती है, तो इसे हटा देते हैं अपन। अब क्या बनेगा? क्रेब्स साइकिल में क्या होगा? एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हुआ है, हमें 3 NAD और मिल जाएंगे, यानी हमें टोटल कितने मिल गए? 1 तो लिंक रिएक्शन में मिला था, 3 और मिले। 3 यानी स्टेप नंबर 3 में 4 में जब 6 कार्बन से 5 कार्बन बना, 5 कार्बन से 4 कार्बन बना, और एक लास्ट स्टेप में जब मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, यानी टोटल 3 + 1 हमें 4 NAD यूज करने पड़े, और उनके बदले में हमें 4 NADH2 मिल गए, यानी 4 NADH प्लस 4H प्लस आयंस। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में कितने FAD यूज हुए? 1 FAD, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना था 1 FAD प्लस यूज हुआ, और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? 1 FADH2 या FADH प्लस प्लस H प्लस, कैसे भी लिख दो आप, एक ही बात है। इतना समझ में आया? अब वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक रिएक्शन में ना यूज हुए थे ना रिलीज हुए थे, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए थे क्रेब्स साइकिल में। याद है आपको? एक क्रेब्स साइकिल में, एक पहले स्टेप में जब सिट्रिक एसिड बन रहा था, और एक जब फ्यूमरेट से मैलेट बनता है वहां पर, जब फ्यूमरेज एंजाइम ने काम किया था, तो 2 H2O हमारे यूज हो गए। अब लिंक रिएक्शन में कोई ATP नहीं बना था, लेकिन एक क्रेब्स साइकिल में 1 ADP प्लस 1 PI से 1 GATP बन गया। 1 ATP, पहले GTP बना, फिर उससे ATP बना।
राइट। यानी एक पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को अंडरगो करेगा तो हमें एक FAD यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें 1 FADH2 मिल जाएगा। हमें 4 टोटल, एक लिंक रिएक्शन में 3 क्रेब्स साइकिल में NAD यूज करने पड़ेंगे, जिनसे हमें 4 NADH2 मिल जाएंगे। हमें 1 ADP प्लस 1 PI यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें 1 ATP क्रेब्स साइकिल में मिल जाएगा। और CO2 कितने मिल रहे हैं? 1 तो लिंक रिएक्शन से मिल रहा था, लेकिन 2 CO2 स्टेप नंबर 3 और 4 में क्रेब्स साइकिल में भी निकले हैं। यानी टोटल CO2 हमारे पास कितने हैं? एक्चुअली 3 हैं। इतना समझ में आ रहा है? आप एक बार इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, और 2 वाटर भी यूज हुए हैं, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। और ये सारी रिएक्शंस कहाँ चल रही हैं? चाहे लिंक रिएक्शन हो, चाहे क्रेब्स साइकिल हो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बस यही रिएक्शन दी हुई है NCERT। ये 1 पायरुवेट के लिए है। अगर आपसे 1 ग्लूकोज के लिए पूछेंगे तो सब कुछ हम डबल कर देंगे। 2 पायरुवेट हो जाएंगे, 2 FAD हो जाएंगे, 8 NAD हो जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 ADP PI हो जाएगा, हमें 2 ATP मिल जाएंगे, 2 FADH2 मिल जाएंगे, 6 CO2 मिल जाएंगे, 8 NADH2 मिल जाएंगे और 8 H आयन साथ में मिल जाएंगे, वो NADH2 है। NCERT में जहां भी मैंने 1-1 लिखा है वहां 1-1 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ FAD डायरेक्ट लिखा है, उसका मतलब 1 FAD है, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसके आगे 1 लगा दिया है। So with this we finally complete Krebs cycle. I hope आपको समझ में आया होगा। I hope आपने इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे आप। हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इंटरमीडिएट्स के लिए ट्रिक लिखी, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। हमने एंजाइम्स के लिए ट्रिक लिखी, सो एट डिस्को डेविल ड्रिंक्स डाउन सिप्स डाउन 5 ड्रिंक्स। और हमने इस रिएक्शन को समझ के लिखा, ये लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल। अगर सिर्फ क्रेब्स साइकिल के लिए आएगी तो ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी। कुछ नहीं करना है उस केस में। ATP ADP को तो टच ही नहीं करेंगे, वाटर को टच ही नहीं करेंगे, FADA को टच ही नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, एक NAD कम कर देंगे, यहाँ एक NADH2 कम कर देंगे, क्योंकि लिंक रिएक्शन में एक पायरुविक एसिड से 1 NAD NADH2 था, और यहाँ पर हम 1 CO2 कम कर देंगे, क्योंकि लिंक रिएक्शन में 1 CO2 निकलता है। अगर सिर्फ क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन आएगी तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे सॉल्व करना है। हम भी डिस्कशन क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये NADH2 FADH2 कैसे इनसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, कैसे इनसे ATP फॉर्म होती है, और ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से रिवाइज करके आइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले उसका स्ट्रक्चर रिवाइज करवाऊंगी और फिर हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन को समझेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।